आज अपन शक्ति के जो शक्ति की जो अवधारणा थी उससे मैं अपन ने कल देखा था शक्ति बल प्रभाव के बीच में संबंध। आज अपन देख रहे हैं इस संदर्भ में शक्ति के स्रोत, सोर्सेस ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। अब शक्ति के स्रोत अनेकों होते हैं। इस तरीके से मान लो सिकंदर, अकबर, गांधी, हिटलर, नेपोलियन, लेनिन, ये सभी शक्तिशाली थे और ये सब महान अपने अपने देश में हुए हैं, लेकिन इनकी शक्ति के जो स्रोतों में अंतर था। तो हम ये माने कि शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हम शक्ति के स्रोतों के संदर्भ में देखते हैं। पहला है शक्ति का स्रोत ज्ञान, नॉलेज। ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शक्ति का, ज्ञान, नॉलेज। जिस व्यक्ति को जितना ज्ञान होगा वो उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। उसकी इज्जत, वैल्यू, सब कुछ ज्ञान के आधार पर ही प्रभावित होती हैं। जितना वो अपने ज्ञान से दुनिया को प्रभावित कर सकता है उतना वो अन्य किसी दूसरे साधन से नहीं। इसलिए ज्ञान व्यक्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। नेतृत्व का गुण, इच्छा शक्ति, सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त या प्रकट करने की शक्ति, ये सब इस ज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है शक्ति के स्रोतों में प्राप्तियाँ। ये पोसेशंस जो होती हैं, ये क्योंकि ज्ञान तो व्यक्ति के अंदर की वस्तु हो गई, ये अंदर की चीज़ हो गई और इंटरनल नॉलेज हो गया, और प्राप्तियाँ हैं बाहरी, एक्सटर्नल। यानी ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है जबकि प्राप्तियाँ शक्ति का बाहरी स्रोत है। इसमें भौतिक सामग्री यानी कि संपत्ति, धन, दौलत, ये आ जाती है, और सामाजिक सामग्री की जो शक्ति होती है समाज में व्यक्त यानी कि व्यक्तित्व को प्रकट करने का स्तर जो होता है। प्राप्तियाँ संपत्ति के होने पर भी कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर सकता हो, और एक व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होने पर भी वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन फिर भी ज्ञान के बाद दूसरा नंबर संपत्ति का आ जाता है, भौतिक सामग्री का आ जाता है। और तीसरा है शक्ति का स्रोत के रूप में संगठन। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संगठन अपन अक्सर कहते हैं कि संगठन ही शक्ति है, यूनिट इज स्ट्रेंथ। तो कई राज्य मिलकर एक संघ बना लेते हैं और अत्यधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। और हम देखते हैं मजदूर संघ, छात्र संघ, व्यापारिक संघ, और अब किसान संघ, ये किसान आंदोलन हो रहा है वर्तमान में, जैसे पंजाब में हो रहा है। तो ये सब एक यूनिटी के रूप में होते हैं, और जितनी बड़ी यूनिटी होती है, संगठन होता है, उतनी बड़ी उनमें शक्ति का आभास होता है। चौथा है आकार, साइज। उस कोई भी संगठन का आकार क्या है, बड़े आकार को देखकर भी शक्ति का आभास लगाया जा सकता है या प्रकट होता है। तो आकार की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि इस शक्ति का आकार किसी संगठन का छोटा है तो कम शक्तिशाली, और बड़ा है तो ज़्यादा शक्तिशाली है। आगे अपन देख रहे हैं कि शक्ति के प्रकार, काइंड्स ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो शक्ति के प्रकार भी कई प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ हम पहला देख रहे हैं व्यवहार परिवर्तन के आधार पर। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर एक विद्वान हुए हैं गोल्डहैमर एवं एडवर्ड सील्स। इस गोल्डहैमर एवं एडवर्ड सील्स ने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है बल, यानी कि जब व्यक्ति दूसरों को भौतिक शक्ति के आधार पर प्रभावित करता है तो उसे बल कहते हैं। दूसरा प्रभुत्व, जब वह अपने व्यक्तित्व से दूसरे को प्रभावित करता है तो उसे प्रभुत्व कहा जाता है। तीसरा चालाकी, मैनिपुलेशन, वह अपने चातुर्य, छल, कपट, जोड़ तोड़ आदि से प्रभावित करता है तो उसे चालाकी कहते हैं। ये हो गया व्यवहार परिवर्तन के आधार पर 3 शक्ति के प्रकार। दूसरा आता है औचित्य के आधार पर शक्ति के प्रकार। अब औचित्य के आधार पर एक विद्वान हुए मैक्स वेबर। इन्होंने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है वैधानिक। वैधानिक शक्ति संविधान या कानून द्वारा निश्चित होती है। औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिक शक्ति कहलाती है। और दूसरा परंपरागत, यह परंपरा पर निर्भर करती है। इसका आधार समाज की परंपरा, रूढ़ियाँ या अंधविश्वास जो भी है समाज में व्यापक होती है, ये सब इसका आधार होती हैं। और तीसरा करिश्मावादी, कर्स्मेटिक, यह व्यक्ति के गुणों या करिश्मे पर निर्भर करती है। तीसरा एक विद्वान हुए हैं वायस्टेड।
इस वायस्टेड ने शक्ति के 4 प्रकार बताए हैं। एक तो है अदृश्य एवं दृश्य शक्ति। अब अदृश्य और दृश्य शक्ति अपन किसे कहते हैं? अब ये अदृश्य एवं दृश्य शक्ति में शक्ति स्वयं में अदृश्य होती है। अदृश्य मतलब नजर नहीं आती, परंतु बल और सत्ता उसके दृश्य रूप है। दूसरा दमनात्मक और अदमनात्मक। बल शक्ति का दमनात्मक रूप है और प्रभाव उसका अदमनात्मक रूप है। यानी कि डंडे का प्रयोग क्या है? दमनात्मक है। और अनुनय विनय जैसे भी अपने प्रभाव से लोग ये अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं तो वो अदमनात्मक है। तीसरा औपचारिक और अनौपचारिक शक्ति। औपचारिक शक्ति संविधान या कानून द्वारा निश्चित की जाती है, जो पद में निहित होती है। अनौपचारिक शक्ति निजी संबंधों में हमको नजर आती है। चौथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शक्ति। शक्ति प्रयोग की दृष्टि से यदि स्वयं द्वारा किया जाए तो प्रत्यक्ष, और अपने अधीनस्थों द्वारा इसका प्रयोग करवाया जाए तो अप्रत्यक्ष। यानी कि यदि एक व्यक्ति स्वयं किसी के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करे तो प्रत्यक्ष है, दूसरे से कहलवा करके दूसरे के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करे तो अप्रत्यक्ष शक्ति है। आगे आता है शक्ति का प्रयोग एवं सीमाएं, यूज एंड लिमिटेशंस ऑफ पावर। अब शक्ति का प्रयोग और सीमाएं क्या है? तो यह है शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शास्त्रियों, सैंक्शंस या एक तरीके से साधनों के आधार पर किया जाता है। शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई, जेल, जुर्माना, अपदस्थीकरण यानी कि पद से हटाना, किसी का अपमान करना, इसमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। यानी कि इस शक्ति के प्रयोग में सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अभी अपन ने चर्चा की है। पिटाई से संबंधित या जेल से संबंधित, जुर्माना करना किसी व्यक्ति पे, या उसको पद से हटाना या उसको अपमानित करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें हम लेते हैं जैसे पहला है समझाना। परसुएशन पर समझाने का मतलब यह है कि सबसे पहले किसी वाद विवाद में पहला तरीका अपनाया जाता है, वो होता है समझाने का। सबसे सुगम तरीका भी है ये समझाने का, और सामने वाला समझ जाता है तो समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो पहला पॉइंट हुआ समझाना। और दूसरा इसमें जो है वो है प्रलोभन। और यदि कोई व्यक्ति समझाने से भी नहीं समझता है तो एक तरीके से उसको प्रलोभन दिया जाता है। और प्रलोभन पारितोषिक या पुरस्कार, ये प्रलोभन 4 प्रकार के हो सकते हैं: मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामान्य प्रलोभन भौतिक होते हैं। राजनीति में ये भौतिक प्रलोभन कौन कौन से होते हैं? एक देश दूसरे देश के लिए सैनिक सामग्री उपलब्ध कराता है। सैनिक सामग्री, सैनिक हवाई अड्डे और धन भी वो देता है। सैनिक अड्डे या प्रशिक्षण की सुविधाएं भी देता है, और ये अपने देश में दूसरे देश के लिए अड्डे वगैरह भी उपलब्ध करवा देता है। जैसे अमेरिका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देता रहता है, वहाँ पाकिस्तान ने उनके लिए सैनिक अड्डे भी उपलब्ध करवा रखे हैं। यही चाइना के साथ में है, पाकिस्तान के साथ में है, और देशों के साथ में है। इस तरीके की स्थितियाँ देखी जा सकती हैं प्रलोभन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2 देशों के मध्य में। और आजकल अपन जो देख रहे हैं वो आर्थिक प्रलोभन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। आर्थिक प्रलोभन का मतलब है कि एक देश दूसरे देश को आर्थिक सहायता देता है, कुछ समय के लिए ब्याज पे पैसे देता है, उसको बाद में उस ब्याज को भी की इंटरेस्ट रेट डाउन कर देता है, और उसके बाद में कुछ पैसे को वो फ्री भी कर देता है। जैसे अमेरिका खासतौर से विकासशील देशों को आर्थिक प्रलोभन देता रहता है, और वो देश उसके पीछे लगू हो जाते हैं और उसकी हम यहाँ रखते हैं। तो ये आर्थिक प्रलोभन आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा है दंड, पनिशमेंट। अब यदि कोई व्यक्ति समझाने से भी नहीं मानता, प्रलोभन से भी नहीं मानता, तो तीसरे नंबर पर आता है दंड, पनिशमेंट। यानी समझाने, प्रलोभन के नहीं मानने पर उसे, यानी कि व्यक्ति या राज्य को दंड की धमकी दी जाती है। दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी केवल धमकी दी जाए, उसे प्रयोग में न लाया जाए। अर्थात दंड की धमकी दी जाए, उसको प्रयोग में न लाया जाए, और दंड के भय से वो सब दूसरे शक्तिशाली देश की बात को मान लेता है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम विभिन्न छोटे देशों के संदर्भ में देखते हैं कि बड़े देश दंड का भय से उनसे अपनी बातों को मनवा लेता है। चौथा यहाँ आता है बल या शक्ति, फोर्स। अब यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए समझाने से भी नहीं मान रहा, प्रलोभन से भी नहीं मान रहा,
और दंड के भय से भी नहीं मान रहा, तो लास्ट में बल या शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। और बल या शक्ति का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब करते हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे, युद्ध। ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है और युद्ध होता है ये, और ये उग्र युद्ध होता है, दो देशों के मध्य में युद्ध होता है, वो एक तरीके से बल या शक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रिय छात्र व छात्राओं, ये आपका ये जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और ये अक्सर आता रहता है कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति के प्रकार और उसकी सीमाएं बताइए। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से आप सुनेंगे, और ये मैंने पॉइंट लिख करके आपको दिए हैं PDF बना करके, इनको आप देखोगे, रटोगे, तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो परीक्षाओं में। धन्यवाद।